हम लोग को जल्दी इस बात का निर्णय किया जाए, भूमि इनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, नहीं तो न हम लोग उस पर कहते नहीं बिहार सरकार हो गया अब सुधरेगा नहीं, नहीं सुधरेगा। बना कर दे दिया है तो कैसे घर नहीं बना इनका, हमारे क्षेत्र के लोगों का। तो मेरा ये कहना है जो उस समय से प्रधानमंत्री और अभी तक के प्रधानमंत्री क्या अंधे हैं जो कोसी में बसे लोगों को अब तक नहीं देख पा रहे। बीएससी नभट्टा सीएससी में सब तब्दील हो गया है, आज तक महिला चिकित्सक का एक भी बहाली नहीं हुआ है। हो कैसे रहा है, आप सरकार में हैं, हो कैसे रहा है, अगर हो कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं दीपांकर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर मीडिया परिवार का विशेष कार्यक्रम चौपाल। यह एक मुहिम के रूप में इंडियन इलेक्शन एक्सप्रेस के रूप में आज यह हमारे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा करती हुई 30,000 किलोमीटर से अधिक की लंबी दूरी तय करती हुई अपने अब परवान पर पहुंची है। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में जिले की महिषी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। वह धरती जहां मां उग्रतारा का महात्म्य फैला हुआ है, विश्व विख्यात है। ऐसी धरती जहां एक विदुषी मंडन भारती ने शंकराचार्य को परास्त कर दिया, ऐसी धरती का, इस क्षेत्र का अब तक क्या दशा दिशा रही, इस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिसे हमारे स्पॉन्सर के रूप में वास्तु विहार, राकेश मसाला, डेली हंट, ये हमारे सहयोगी के रूप में है, जिसमें राकेश मसाला और डेली हंट, वास्तु विहार, आप सब इससे परिचित हैं। वास्तु विहार पूरे विश्व में हर एक जगह अपनी पहचान बना चुका है। इसी तरह राकेश मसाले की सुगंध भी चारों ओर फैली हुई है। लेकिन आज बहुत अहम सवाल, बहुत अहम मुद्दे इस क्षेत्र में अभी भी विराजमान है, जिसका सवाल जवाब, जिसकी जवाब की प्रतीक्षा आपको भी है। आप इस क्षेत्र की महान जनता है। हमारे इलेक्शन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य, इस चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है, आपने अब तक क्या प्रगति की, क्या खोया, क्या पाया, इन सब का हिसाब आप जिसको उत्तरदायी समझते हैं ऐसे व्यक्ति से लें। इसलिए हमने कोशिश की है कि ऐसे व्यक्ति यहाँ आए जो आपकी बातों का जवाब दे सके, जिनसे आप अभी तक अनुत्तर, जो इनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। इस कार्यक्रम में अब हम शुरुआत करते हुए आमंत्रित करेंगे भाजपा के नेता और पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र यादव जी का कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हम आवाज देंगे राजद के प्रदेश महासचिव धनिकलाल मुखिया जी का कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हम जदयू के वरिष्ठ नेता घनश्याम चौधरी से भी अनुरोध करेंगे कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा से सवालों के घेरे में होता है। जिसकी भी सत्ता रहती है, अपेक्षाएं भी लोगों को उन्हीं से रहती है। विधायक जी को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। हम उन आमंत्रित करते हैं भीम नारायण महतो को कि वो आए और अपना जगह ग्रहण करें। इसके साथ रणधीर यादव, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी जगह एक नई पार्टी ने जन्म लिया है, जनसुराज, हम भी उसे अछूता नहीं छोड़ेंगे। हम उनके प्रतिनिधि विधानसभा प्रभारी पन्नालाल साहू से आग्रह करते हैं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अतिथि बैठ चुके हैं, आप भी हमारे सामने हैं। चूंकि आप ही के सवालों का सामना इनको करना है, तो मेरा एक आग्रह है कि एक जोरदार तालियां आप अपने लिए तो जरूर बजाइए। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते, यह कार्यक्रम 2 भागों में होना है। पहला भाग जिसमें जिन्हें हमने जिम्मेदारी सौंपी है उनको हम सुनेंगे,
वो क्या कहते हैं। दूसरा भाग आपका होगा, हालांकि दोनों भाग आपके ही हैं, लेकिन दूसरा भाग जो होगा वह पूरी तरह आपका होगा। हम आपके पास आएंगे, आप जिस भी व्यक्ति से, यहाँ बैठे जिस भी व्यक्ति से सवाल पूछना चाहें व्यवस्था के संबंध में, इस क्षेत्र के विकास के संबंध में, या फिर जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनसे संबंधित वो जवाब देंगे। तो मैं अब आग्रह करूंगा पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जी से कि वो इस क्षेत्र के विकास के प्रति क्या सोच रखते हैं, उनका क्या योगदान है और भविष्य वो इस क्षेत्र का किस रूप में देखते हैं। 5 मिनट आपका समय है, 5 मिनट में आप अपना जवाब दें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति हर हमेशा कड़ी मेहनत करते रहते हैं, जो देश आगे कैसे बढ़े, और सरकार बनाने के लिए नहीं, केवल देश आगे बढ़े और देश आत्मनिर्भर हो, देश के लोग आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने से उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। इस क्षेत्र में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर से जब कार्यभार संभाले, तो इस क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में सर्वांगीण विकास, चारों तरफ विकास की गंगा बहाई, जिसका उदाहरण आपके सामने में है, जो कि दरभंगा से जो सड़क आती है बलुहा होकर करके, उसमें कितने बड़ी पुल नीतीश कुमार के सामने और बनी हुई है, जिसका उदाहरण है। जो लोगों को जाने के लिए 200 किलोमीटर घूम कर करके जाना पड़ता था, और उसके बाद भी जो आप देख रहे हैं, जो भपटियाही सरायगढ़ के नज़दीक जो 4 लेन बना हुआ है, वह भी हमारे भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के सहयोग से, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उस रोड का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्हीं के समय में हुआ, जो आज देखने के लिए सब लोग ललायित हैं। आज जो सहरसा में बड़ी रेल लाइन है, उसको भी आप देख रहे हैं, जो कि जनता दल यू के समय में ही और इसके सहयोग से जो केंद्र में सरकार थी बीजेपी की, उसके समय में ही इसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। शिलान्यास तो पहले हो चुका था, लेकिन उद्घाटन सरकार में ही हुआ। मधेपुरा में भी देख रहे हैं, जो कि रेलवे इंजन का जो फैक्ट्री लगा, वह भी इसी सरकार का देन है। और जहां भी जाइए, आज राजनपुर से करणपुर जो सड़क है, उसका भी जो चौड़ीकरण हुआ, जो आने जाने के लायक है, उसको भी इसी सरकार में बनाया गया। और मैं जो कोसी तटबंध, जो इस इलाका का लाइफलाइन कहा जाता है, उस लाइफलाइन का भी जो सुदृढ़ीकरण हुआ, वह माननीय नीतीश कुमार जी के ही तत्वावधान में हुआ। अनेकानेक जो गांव घर में हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, कहीं विद्यालय नहीं था, वह भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा ही हर एक गांव में बनाया गया। हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य के मामला है, वह भी आप देख रहे हैं, जो सब जगह नया भवन, डॉक्टर का पदस्थापन और सब जगह समुचित इलाज हो रहा है। तो हमारी जो सरकार है, वह चारों तरफ चौमुखी विकास करने के लिए तत्पर है। आगे भी जो विकास की लाइन है, जो हम लोगों के तरफ आज नभट्टा से जो बिहरा सड़क जाती है, उसकी भी चौड़ीकरण बाकी है, वह भी बहुत जल्द काम होगा। और चंद तरह के जितने भी लोगों के आज जो सबसे बड़ी समस्या थी हम लोगों के गांव घर में, जो जमीन रखने वाले जिम्मेदार किसान भाई थे, उनके भी पास जो कभी दाखिल खारिज की दिक्कत होती थी, कभी रकबा जो चढ़ाया गया ऑनलाइन, उसमें भी गड़बड़ी हुई, उसके भी सुधार करने के लिए आज
पदाधिकारी को घर घर द्वार द्वार भेजा जा रहा है ताकि उसका भी निदान हो। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में हमारी सरकार तत्परता से आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ते जाएगा। इसी और आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आग्रह करेंगे राजद के प्रदेश महासचिव धनिकलाल मुखिया से कि 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि लोगों को आपसे जानना है, उनकी अपेक्षा है, इसलिए अपनी बात 2 मिनट में रखें। आज के इस इलेक्शन एक्सप्रेस में इनके संचालनकर्ता, इनके आयोजक आदरणीय ब्यूरो चीफ सहरसा दीपंकर बाबू, हमारे पुत्रवत बहुत ही लोकप्रिय और बहुत मेहनती डेंजिल साहब, यहाँ उपस्थित सभी प्रभात खबर के साथियों और यहाँ मंच पर सभी नेतागण और इनसे भी बड़े जो बैठे हुए आदरणीय सुनील बाबू, रतन ऋषि देव जी, अरुण बाबू, हमारे माले के बड़े नेता कुंदन जी, पंकज बाबू, हीरा बाबू, जितने भी लोग हैं, नूनू बाबू, सारे लोग हम सबसे महत्वपूर्ण आगे में बैठे हुए हम सबका धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं प्रभात खबर की कि आपने महिषी विधानसभा के इनके विकास और क्या विकास नहीं हुआ, इनके ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आपने जो यह कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत विस्तार से 5 मिनट तो नहीं 10 मिनट बोले हमारे माननीय पूर्व विधायक जी। महिषी की जनता इन्हें अवसर भी दिया, अपना प्रतिनिधित्व भी माना, चुना और चुना इनके लोगों के प्रेम और प्यार में इन्होंने निर्दलीय महिषी विधानसभा ने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना। काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन नेता इन्हें महिषी की जनता ने माना। लेकिन जो विकास की बातें अभी माननीय पूर्व विधायक जी बोले कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, और आज भी नरेंद्र मोदी जी बिहार में मौजूद हैं और जब उनका संबोधन होता है तो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार। नीतीश कुमार जी भी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार। तो इस डबल इंजन डबल पावर हो गया, बहुत हॉर्स पावर बढ़ गया, लेकिन इस हॉर्स पावर में बिहार को क्या मिला? बिहार के विकास में क्या हुआ? क्या बिहार को एक उद्योग मिला? यहाँ जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी वह खत्म हुआ। और जब डबल इंजन की सरकार है तो महिषी विधानसभा में आप जान लीजिए कि सारे 6 पंचायत तटबंध के भीतर नभट्टा प्रखंड के और 4 से 5 पंचायत आपको महिषी के, ये आधा आधा जो है आपका विधानसभा मोटा मोटी तौर पर तटबंध के भीतर में है। और आज भी वहाँ के लोग नाव या अपने संसाधन से ग्रामीणों के द्वारा जो चचरी पुल का जो उपयोग है करके वो लोग आना जाना करते हैं। तो सबसे दुरह स्थिति में महिषी विधानसभा के 11-12 पंचायत के लोग समस्या से ग्रसित है। इस पर कभी यहाँ के जो माननीय विधायक जी है कभी इस पर ध्यान नहीं दिए। अभी विधायक जी बोले कि हम करणपुर राजनपुर पथ बना दिए, लेकिन नहीं, ये करणपुर राजनपुर पथ जो है 20 इससे पूर्व ही ये मोटा मोटी तौर पर जान लीजिए कि सरकार के एजेंडे के रूप में यह सड़क को बनाया गया। अभी सहरसा के नभट्टा महिषी विधानसभा के लिए पचगछिया नभट्टा पथ सबसे महत्वपूर्ण पथ है, और उस पर जान लीजिए पूरे नभट्टा ही नहीं, महिषी का भी, सहरसा के भी कई हजारों लोगों का उस पर दबाव है सड़क पर। लेकिन आप अगर अपने गाड़ी लेकर के जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको दूसरा गाड़ी से आपको बाईपास करना पड़ेगा। ये लाइफ लाइन आज तक क्यों नहीं बना? आप डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। एक आवासीय बनाने के लिए जाइए इस डबल इंजन की सरकार में तो बिना पैसा का आपको नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस सरकार में कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पर जो माननीय प्रतिनिधि है, माननीय विधायक है, पूर्व विधायक है, या जो सत्ताधारी दल के लिए भाजपा जदयू के लोग, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला, लुट रहा है। सबसे बड़ी बात जो अभी हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, आपको 29, 25, 26 तारीख तक बिहार में सरकार का गठन हो जाना है।
लेकिन मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि जो कभी नहीं हुआ, जो इलेक्शन कमीशन के रूल ऑफ लॉ में नहीं है कि चुनाव से 2 महीना 3 महीना पूर्व हम SIR करेंगे, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने एकाएक SIR ला करके पूरे बिहार के गरीब जनताओं को 11 दस्तावेज में उलझा दिया कि तुम 2003 से पहले के बाद का अगर तुम वोटर लिस्ट में जो 4 करोड़ पौने 5 करोड़ लोग है वोटर है, 2003 के बाद पौने 5 करोड़ वोटर है, उस वोटर को 11 दस्तावेज में बांध दिया कि आप तुम जन्म प्रमाण पत्र लो अपने माँ का, जहां तुम बेटी है तो अपने माँ बाप का वोटर लिस्ट में जो नाम है वहां से लाओ इसको। तो अब बताइए कितना बड़ा ये है धांधली। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है, इलेक्शन एक्सप्रेस के प्रभात खबर के कार्यक्रम से हम कहना चाहेंगे कि SIR के माध्यम से, चूंकि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में इन्होंने पर्दा के पीछे से वोट चोरी करके सत्ता में आने का काम किया, दिल्ली में भी वोट चोरी करके सत्ता में आने के काम किया, तो वो तो पर्दा के पीछे से किया। अब बिहार में चाह रहा हम वोट चोरी करके। आप जानते हैं कि कर्नाटक के एक मंदसौर विधानसभा में 1,250,000 वोटर का फर्जी वोटर का राहुल, आदरणीय नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी ने पूरा प्रेस मीडिया के सामने में लाइन बाय लाइन और तथ्य के साथ उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि ये गड़बड़ी कर करके चुनाव जीतने का काम किया है। अगर 2024 में वोट चोरी नहीं होता तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। 400 नारा पार की बात करने वाले को इस चोरी के बाद भी इस देश की जनता ने 240 पर लाके खड़ा कर दिया। तो हमारा कहना है, हम 2 मिनट दिए लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ गए, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के नेता इस मुद्दा पर वोट अधिकार यात्रा पर हम निकले हुए हैं। हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। जो षड्यंत्र आपने वहां किया हम यहां नहीं करने दें। आपने आधार को नहीं माना, हमें सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आधार का मान्यता दिया। हम आधार के माध्यम से भी अब अपना कर सकते हैं। 65 लाख लोगों को यहाँ वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया। अभी मैं अपने ही यहाँ का बात कर रहा हूँ। फूलचंद मुखिया जी यहाँ है, उनकी पत्नी यहाँ, उसका पूरा परिवार है, उसको स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ स्थानांतरित कर दिया भाई? तो ये बड़े पैमाने पर वोट चोरी का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रहा है। महिषी विधानसभा में कोई विकास का काम आप बता दीजिए। माननीय विधायक जी के यहाँ जनपद बिहार में बैठे हुए हैं, एक काम बता दे कि महिषी विधानसभा में हम करने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे यह दुर्गा मंदिर दिख रहा है सहरसा नभट्टा में, तो आप दिखा दीजिए हाँ आपके दिखाने के लिए, आपके काम के लिए क्या क्या, न सड़क में, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में। आप चले जाइए, बड़े पैमाने पर स्कूल में बाउंड्री वॉल की कमी है, टीचर है लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था पर उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से चारों तरफ से समस्या ही समस्या महिषी विधानसभा में है। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, समस्या ही समस्या है। लेकिन आप जान लीजिए, आपके अखबार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है वो वोट चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग सजग हैं, लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर। तो मेरा आग्रह होगा विधायक प्रतिनिधि से, श्री भीम नारायण महतो जी से, कि वह अपने कार्यों को गिनाए और उन्हें बताएं कि आपने जो जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मेरे पास है। भीम नारायण महतो जी। सबसे पहले प्रभात खबर को बहुत बहुत आभार कि इस कोसी के क्षेत्र में आपका ये कार्यक्रम आ रहा है, जिससे आम जनता ये समझे कि हमारे क्षेत्र में कमी क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हमें मिलना चाहिए जो हमें अभी तक मिल नहीं पा रहा। और हम कुछ कहने से पहले अभी राजद के प्रदेश महासचिव बोले कि महिषी बहुत पीछे हैं। हमको जैसे लगता है कि प्रदेश महासचिव विगत 30 वर्षों से नभट्टा के राजनीति में और महिषी के राजनीति में सक्रिय हैं, और अगर ये कमी है तो हमको लगता है इनके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार यही है कि 25 साल से राजनीति में रहने के बाद भी अगर नभट्टा और महिषी का ये दुर्दशा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी जिम्मेवार इनको होना चाहिए, क्योंकि ये भी रहे हैं और सब दिन सत्ता के साथ ही रहे हैं और रहना चाहिए। अब आगे आइए कि माननीय विधायक जी विगत 5 वर्षों से क्या किए हैं। माननीय जी 2020 में चुनाव जीतते हैं और आप ये समझ सकते हैं 2020 से आप याद रखिए कि नभट्टा और बिहरा पथ, आप समझ लीजिए बिहरा मोड़ पे
चलने लायक, वो रोड पे 1 फीट नहीं 3-3 फीट पानी लगा रहता था। जैसे वो चुनाव जीते तो 2021 के जनवरी में वो सड़क बना है, जिससे लोग का जो अभी आवागमन हो रहा है वो उसी से वो सुलभ हुआ है। उसके बाद भी उसका मेंटेनेंस हुआ। हाँ, एक बात है कि जो समस्या अभी कि अगर एम्बुलेंस भी इधर से जाता है तो उसको भी साइड देने के लिए पीछे आना पड़ता है, क्योंकि उसका चौड़ीकरण नहीं होना, जो कि बहुत जरूरी है, हो भी जाना चाहिए। उनके चौड़ीकरण के लिए सरकार के स्तर से भी, माननीय सांसद जी के स्तर से भी और माननीय विधायक जी के स्तर से भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है। उसका तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर की प्रक्रिया में है। रही बात आगे उनका, अभी प्रदेश महासचिव बोले कि माननीय विधायक गिनाए, आप याद कीजिए, हमको लगता है, हम तो उनसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन हमको पता चला कि 2005 में जब राजनपुर कर्णपुर सड़क बने थे तब भी यहाँ की विधायक माननीय गुंजेश्वर शाही थे। और जब भी इनका चौड़ीकरण भी हो, चाहे वो सरकार की योजना हो, अगर आप क्षेत्र के विकास के लिए उनको जिम्मेवार मानते हैं तो सरकार के माध्यम से हो या डबल इंजन के माध्यम से उस विधानसभा में जो भी होता है उसका श्रेय विधायक जी को भी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। उसकी बात आप बताइए, शिक्षा, जब वो जनवरी में 21 में घूमना शुरू किए, सारे विद्यालयों में बच्चे फर्श पर बैठा करते थे। ठंडी के मौसम में फर्श पे बैठना कितना दुस्साहसपूर्ण होता है वो बच्चा समझ सकते हैं। वो देखने के बाद वो प्रयास किए कि हर स्कूल को बेंच डेस्क उपलब्ध हो, उन्होंने कराया। उसके बाद जब के पाठक जी आए तो हम समझते हैं अभी हमारे क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को फर्श पर बैठना नहीं पड़ता है और उनको बेंच डेस्क पे पढ़ना पड़ता है। आप बोले स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, आप अभी घूम जाइए किसी भी विद्यालय में, आपको पता चलेगा कि जो राष्ट्रीय औसत है उस औसत से ज़्यादा शिक्षक हैं। रही बात पढ़ने की, हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल जाने लगेंगे, शिक्षा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। पहले हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं, हम लोग केवल बात करते हैं कि शिक्षा हॉस्पिटल में इलाज न, आपको खांसी होगा आप प्राइवेट में जाके इलाज करा लिए। जब धनिक लाल मुखिया जी यहाँ नवट्टा CSC में जाके अगर इलाज कराए 3 मिनट में वहाँ की, सुनिए नहीं, वहाँ की व्यवस्था 2 मिनट में सुधर जाएगी, वहाँ की व्यवस्था 2 मिनट में सुधर जाएगी। अभी जो वर्तमान में जो भी मैसी विधानसभा में चाहे एडिशनल PSC हो, इनके कार्यकाल में 16 एडिशनल PSC का जो है, जिसको सब हेल्थ सेंटर बोलते हैं, उसका निर्माण किया गया है। अब रही बात कि वहाँ डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम समझते हैं विपक्ष होता है किस लिए, किसी एक सेंटर पे जाइए, वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिए कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं आता। ऐसा खबर तो कभी मीडिया में पढ़े नहीं कि धनिक लाल जी किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ धरना दे दिए कि भाई यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर लाइए। ये तो हुआ नहीं। ये होना चाहिए ना, विपक्ष का ये सकारात्मक काम होना चाहिए। उसके बाद अब आइए स्वास्थ्य के विभाग में। स्वास्थ्य में भी आप देखिए, हाटी में, बकुनिया में सब हेल्थ सेंटर बन रहा है, लेकिन क्या है ना कि दुरू क्षेत्र जो आप 7 पंचायत का बोले हैं वो कोसी तटबंध के बीच में है। उनके लिए सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन का कुछ भी करेगा ना तो वो समस्या वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो कानून बोलता है कि दोनों तटबंध के अंदर में आबादी नहीं रहनी चाहिए। फिर भी सरकार जहाँ तक होता है ये प्रयास करता है कि उसके आवागमन का सुविधा हो, सारा चीज़ हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं, और करा भी किया भी जा रहा है। फिर भी बाढ़ में, जैसे पिछले साल बहुत सारी सड़क बनी लेकिन बाढ़ आया, सब सड़क चला गया। अब आप बोलिएगा कि गुणवत्ता कमी है, नहीं, कोसी का वो वेग है कि आप बड़ा से बड़ा कुछ कीजिएगा तो वो बह ही जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारा काम किया है, आप पता कर लीजिए। अभी वर्तमान में 1 किलोमीटर से लेकर के 9 किलोमीटर की 90 सड़कें इस विधानसभा में स्वीकृत हुआ है। कितना बन रहा है और कितना चल रहा है, इसलिए हमको लगता है कि विकास हुई है डबल इंजन की। और एक और, आप बोले कि डबल इंजन की सरकार, SIR का, श्रीमान आप समझ लीजिए कि अभी सहरसा में मात्र 7% मतदाताओं का नाम उस सूची से विलुप्त हुआ है। 7%। वो कौन है? जो लोग मृत पाए गए या जो आए नहीं। आप एक चीज बताइए, आप ऐसा कोई नाम लेके आइए जिनका वैध सार क्या मांगता है? मुझे लगता है भीम नारायण जी आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, क्योंकि जनता यहाँ बैठी है। और ठीक है, धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते अब हम CPM के जिला सचिव रणधीर यादव जी से आग्रह करेंगे 2 मिनट में कृपया समय का पालन करें। सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रभात खबर के तमाम मीडिया कर्मी, यहाँ नेतागण उपस्थित, तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, दरअसल विकास कितना हुआ नहीं हुआ उसका कुछ थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर अगर विकास का हो तो रोड और स्कूल की चकाचक बिल्डिंग बन जाने से ही विकास का अगर थर्मामीटर हो तब तो ये थर्मामीटर के अनुसार विकास आपको मुबारक। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि आज कोसी के इलाके में जो बाढ़
बाढ़ का समस्या है। हर साल लोग जूझ रहे हैं। यहाँ सीपेज के पानी से किसान तबाह है। यहाँ पर सीपेज के निकासी का कोई प्रोग्राम आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ। कोसी प्राधिकार क्षेत्र कानून जो यहाँ कोसी पीड़ित लोगों के लिए था, आज कोसी प्राधिकार कानून के लिए किसी नेता ने, वर्तमान विधायक ने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ अगर विकास का थर्मामीटर सिर्फ सड़क है तो पलायन करने वाले कोसी के इलाके से भी, खासकर नभट्टा के इलाके से सबसे ज्यादा लोग हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार का साधन क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? ये यक्ष प्रश्न है यहाँ के लोगों के लिए। मैं आपको कहना चाहता, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 3 काम को प्रमुखता से करेंगे। यहाँ जो लोग भूमिहीन हैं उसको बसेरा योजना के तहत हम बांस की जमीन देंगे। उन्होंने कहा कि जिसको हमने पर्चा निर्गत किया हम उसको दखल दिहानी के तहत दखल दिहानी दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसको रहने का कोई घर नहीं है हम उसके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। यहाँ आज भी महसी विधानसभा का एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक लोग जो भूमिहीन है, जो गरीब है, आज इस काम से वंचित है। इस पर किसी का कोई नजरिया और कोई ध्यान नहीं है। कौन देगा? आज सीपेज का जो, आज कोसी के इलाके के बाहर का जो समस्या है, अगर इस सीपेज के पानी को सुलिस गेट में निकाल दिया जाए तो यहाँ एक बड़ा समस्या का निदान हो सकता है। आज अगर यहाँ के लोगों को मखाना, पान उद्योग के, मछली उद्योग के लिए अगर उसको उद्योग का दर्जा देके यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को अगर, या यहाँ के लोगों को अगर आज वो व्यवस्थित कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पत्रकार महोदय कि यहाँ का समस्या निदान हो जाएगा और हमारे यहाँ का मछली और मखाना संपूर्ण बिहार के अंदर एक चर्चित मखाना और मछली के रूप में जाना जाएगा। और वो वहाँ जो है सो उसका, जो बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री कहा कि एक व्यंजन हर थाली पर बिहार का होगा इंडिया में, अगर ये व्यवस्था कर जाए तो बिहार का व्यंजन जरूर रहेगा। लेकिन ये इस व्यवस्था पर इनकी कोई नजरिया नहीं है। कोसी तटबंध के अंदर विकास की बात करते हैं, आज एक भी कॉलेज कोसी के भीतर नहीं है। माननीय कहें लो हमारे नेता, ये क्या कहते हैं धनिकलाल जी, कि 6 साढ़े 6 पंचायत, ये 5 पंचायतों, कहीं एक कॉलेज का निर्माण नहीं है, कहीं एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण नहीं है। अगर विकास होता तो रेफरल हॉस्पिटल आज चंद्रायन के अंदर है। रेफरल हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स होते और यहाँ का जो है सो एक हॉस्पिटल का निर्माण ये होता। कहीं कोई विकास चीज का नाम नहीं है। यहाँ उस पर तुम लगाओ आरोप, तुम हम पर तुम लगाओ आरोप। 20 साल पहले तुमने किया, आज हम क्या कर रहे हैं? अगर उस समय कुछ गड़बड़ियां हुई तो हम भी गड़बड़ करेंगे। यही आज की राजनीति यहाँ हो रही है। कहीं कोई विकास का नाम नहीं है सरजमीन पर। अगर विकास का नाम होता तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक गारंटी होती और लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए जो है सो मुहैया कराया जाता। आज कोसी के इलाके के लोग का अस्थायी समाधान मैं कहना चाहता हूं दीपांकर जी से कि बहुत प्रतीक्षित मांग है। अगर आज यहाँ पर बाढ़ का अस्थायी निदान हो जाए, बिजली संकट का भी अस्थायी निदान हो जाएगा। बड़ा क्षेत्र में हाई डैम पुराना मांग है लोगों का, अगर ये हो जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को बाढ़ से राहत मिल जाएगी, तो जिंदगी जीने का एक शौक अलग बदल जाएगा। ये काम नहीं करेंगे, बिजली की पनबिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे और लॉलीपॉप दिखाएंगे कि इतना हम बिजली यूनिट फ्री कर दिए और उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या इस कोसी के इलाके के लोगों का जो आज गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, उस पर जो धरातल पर काम होनी चाहिए उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये काम होनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष दोनों को इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए और हम लोग प्रयास करते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। ये सही बात कही इन्होंने। सत्ता और विपक्ष दोनों को कम से कम जनता की भलाई के लिए तो लड़ना ही चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम जनसुराज के विधानसभा प्रभारी पन्नालाल साहू से निवेदन है कि अपनी बात 2 मिनट में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर ने जो इलेक्शन एक्सप्रेस निकाल करके जनता के बीच सभी जनप्रतिनिधियों का कड़ी परीक्षा लेने का जो काम किया है उसका हम हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। साथियों,
मुझे तो कुछ ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ने 35 साल में जो काम किया है उसकी गिनती मुझे गिनानी होगी। हमारे बगल में आदरणीय भीम नारायण महतो जी बैठे हैं। अब 5 साल पहले सब जानते हैं, यहाँ हर आदमी जानते हैं कि मैं भी बीजेपी से जदयू से आकर के जनसुराज में क्यों आया, वो भी मैं आज बताऊंगा। जब मैंने एड़ी चोटी जोर लगा करके यहाँ सत्ता पर लोगों को बैठाया तो मुझे मन में एक लालसा थी कि महिषी विधानसभा में 39 पंचायत है, 14 पंचायत 70 कटैया का, 14 पंचायत नभट्टा का और 11 पंचायत महिषी विधानसभा का। विधायक प्रतिनिधि, विधायक जी नहीं है, प्रतिनिधि जी जवाब देंगे कि क्या 39 पंचायत में यहाँ के लोग सिर्फ 12वीं तक पढ़ेंगे? यहाँ का लोग को डिग्री करने का कोई अपना वो वजूद नहीं है क्या? यहाँ के लोग अपने डिग्री के लिए किसी दूसरे जगह जाएंगे? विधायक जी 5 साल आपका समाप्त हो गया, कभी आपने यह आवाज नहीं उठाया। हम तो जनसुराज से हैं, हम तो शिक्षा और रोजगार पर ही बात करेंगे। क्या इस 39 पंचायत में जनता मालिक? आप बताइए, कोई डिग्री कॉलेज है क्या? कोई डिग्री कॉलेज है? तो आपके बच्चों को सिर्फ 12वीं तक पढ़ा करके बाहर मजदूरी भेजने के लिए ये सरकार आई है। और ये सरकार ही नहीं, जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी 15 साल में कभी इस बात की चर्चा की कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी डिग्री कॉलेज में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें? सब चुप हो गए हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को इस बार सबक सिखाने का बात है। शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया 35 साल में इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जनसुराज जैसे लोगों को आप लोग चुन कर लाइएगा तो यही 39 पंचायत में आपको एक डिग्री कॉलेज जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक दूसरा मुद्दा है रोजगार। आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों आदमी मिलकर जातीय जनगणना करवाया, आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। 94 लाख परिवार के लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनको 2 लाख रुपया लोन के रूप में देने का वादा किया। पेपर की हेडिंग में जाकर देख लीजिए आप लोग। आप बताइए विधायक प्रतिनिधि महोदय कि इस विधानसभा में कितने लोगों को आपने 2 लाख रुपया दिया जिससे वो अपना रोजगार कर सके? ये हमारी मांग है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हम जदयू के वरिष्ठ नेता घनश्याम चौधरी से आग्रह करेंगे कि वो अपने वक्तव्य, अपने विचार और भविष्य की नीतियों पर जनता को अपना नजरिया रखें। सबसे पहले तो प्रभात खबर के चैनल को माध्यम से उसको बहुत बहुत बधाई हो, और जो चैनल के माध्यम से सुन रहे उस भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारी सरकार तो काम कर रही है, बेहतरीन काम। हमारी सरकार तो बेहतरीन काम कर रही है और इससे भी बेहतरीन काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अब हम थोड़ा विस्तार करके जो उद्देश्य है उसके पास जाते हैं। जी धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है, अभी पक्ष विपक्ष हो रहा था, वो अलग सी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ पक्ष विपक्ष जनस्वराज सारे लोगों से मेरा सवाल है, नल जल योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, अति महत्वाकांक्षी योजना, आज तक किसी वार्ड में अगर गया है और चला है, अगर उसके ऑपरेटर को ठुर्री कौड़ी अगर मिला है तो उसका जवाब दे। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि विधायक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, उनको यह बताना चाहिए कि आपने नल जल योजना के लिए अब तक क्या क्या किया और आपके प्रयास कहाँ तक सफल है क्या? ये नल जल योजना वाली जो बात है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तो है, संवेदक है, लेकिन क्या है कि जिस ऑपरेटर की आप बात कर रहे हैं ना, वो संवेदक द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो नियुक्ति करने में सरकार की या माननीय विधायक का कोई रोल नहीं होता। जैसे आपको कोई काम मिला, आप रोड बनाने का, और आप अपना मुंशी उसमें रख लिए हैं, अगर मुंशी को पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए सरकार या विधायक कहाँ से जिम्मेवार हो जाता? वैसे हम समझेंगे कि हमारे माननीय घनश्याम जी हैं और वो नल जल योजना के बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं। इस संबंध में ये बहुत स्पष्ट बता सकते हैं आपको कि ऑपरेटर सबको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। वहाँ के नल जल ऑपरेटर को पैसा हेलो, जहाँ के सरकार का निर्मित जल मीनार है
उसमें जो ऑपरेटर है उसको पैसा आप देते हैं? अगर देते हैं बताइए नहीं, सर है क्या ना कि वो जो जल मिलार बनता है ना वो संवेदक बनाते हैं सर। सुनिए ना, स्पेशली अगर कोई सरकारी जल मिलार, जैसे आप जल मिलार की अगर बात कीजिएगा तो वो जल मिलार सदर हॉस्पिटल के जो प्रांगण में है, सुनिए ना सर, सदर हॉस्पिटल के प्रांगण में जो जल मिलार बना हुआ है ना वो जल मिलार सरकार के द्वारा ऑपरेट होता है। लेकिन अगर हमारे वार्ड में कहीं पे जल मिलार बना हुआ है तो वो संवेदक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सर आप अगर कहीं का कोई ऐसा बात, सुनिए ना सर, बताते हैं आप, अगर कोई ऑपरेटर है, नहीं सुनिए ना, अगर आपका कोई ऑपरेटर है जो सरकार द्वारा संचालित जल मीनार के में सेवा दे रहे हैं, अगर उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो उनके बारे में स्पेशली बताया जाए, पंचायत वार्ड नंबर, तो देखा जाएगा क्या दिक्कत है। विधायक प्रतिनिधि से पूछिए, जरहार पंचायत, नवहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत कोसी तटबंध के अंदर और मेहसी प्रखंड के 5 पंचायत कोसी तटबंध के अंदर है। तो विधायक जी से पूछिए इस पंचायत के लिए आप क्या किए हैं अभी विकास? भीम नारायण जी, सवाल आपसे है, तटबंध के अंदर के लोगों के लिए आपकी क्या योजनाएं है और क्या विकास आपने किया है? देखिए, तटबंध के अंदर जो बात हुई है, तटबंध में जहां भी जो सड़क की कमी थी उस सड़क को बनाने का प्रयास किया गया है। क्या देखिए, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग जो कोसी पीड़ित, जो तटबंध के अंदर जो बसे लोग हैं, हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ ऐसा भी नहीं आती कि छोटा। पिछले बार जो अगर बाढ़ आई है वो इतना तेज बाढ़ था कि जो बना बनाया सड़क भी था ना वो भी ध्वस्त हो गया। आप समझ सकते हैं कि हर साल तटबंध के अंदर बने सड़कें ध्वस्त होती रहती है हर साल। अब आप समझ सकते हैं अगर जो सड़कें हर साल ध्वस्त हो तो वहां सड़क की कमी तो लगातार रहेगी। और तटबंध के अंदर बसे आबादी को, तटबंध के अंदर बसे वाले जो मूलभूत सुविधाएं हमें तटबंध के बाहर प्राप्त होती है वो सर एक व्यवहारिक बात है, वो वहां अंदर कोई भी सरकार आ जाए वो उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर जिस समय तटबंध बना था उस समय एक नियम भी बना था कि दोनों तटबंध के अंदर में आबादी निवास नहीं करेगी। इसीलिए सरकार उस वक्त पुनर्वास की व्यवस्था किया गया था कि आप पुनर्वास में जाके बसिए। पुनर्वास से संबंधित एक सवाल पहले भी आया था, मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। कोसी विकास प्राधिकरण, क्योंकि यहाँ लोगों ने पूछा भी था प्राधिकार, उसका क्या हुआ? ये अभी तक जमीनी योजना क्यों नहीं बन पाई है? सर मान लीजिए कोसी प्राधिकार जिस समय गठन, उसके लिए तो उसका डीपली अनुभव नहीं है, हमारे सीनियर लोग हैं चाहिए सब बताएंगे। लेकिन हमको जो पता है कोसी प्राधिकार का जिस वक्त गठन हुआ था सर, उस प्राधिकार में 17 IAS पदाधिकारी उनके सदस्य थे। वर्तमान परिवेश में हमको नहीं लगता है कि माननीय लहटन चौधरी के समय में जो सर दीपांकर जी, माननीय लहटन चौधरी के समय में अगर कभी कोसी प्राधिकार की बैठक हो गई हो तो अब समझ सकते हैं कि जिस कमेटी में 17 IAS सदस्य हो उस कमेटी का कॉरम पूर्णा असंभव सा प्रतीत होता है आज के दिन में। तो हमको लगता है कि अभी जिस कोसी और कोसी पीड़ित की हम बात करते हैं वहां हमको लगता है जो गठित कोसी प्राधिकार है उसका अब प्रासंगिक कुछ नहीं रह गया है। चलिए, प्रासंगिक नहीं रह गया कोसी विकास प्राधिकार, आएंगे, ये भी आएंगे। पहले हम सवाल लेते हैं एक, बिल्कुल आपके पास आते हैं। किससे सवाल है आपका? होने वाले माननीय विधायक जी से सवाल है। जो हम लोग जो है बनिया समाज से आते हैं और मार्केट के ही लोग हैं, सब जानते हैं कि 2013 के बाद जो बलवा पुल बना और हाल फिलहाल में मिर्चा जो पुल बन रहा है, इसके वजह से नवट्टा का जितना भी बनिया है A to Z दिल पे हाथ रख के उससे A to पूछ लीजिए, कोई भी बनिया समाज खुश नहीं है। क्यों? अभी A to Z जो भी बनिया समाज है उसका धंधा चौपट पड़ा हुआ है। इसका कारण है क्या? आप लोग जो बाईपास कर दिए सहरसा, बाईपास कर दिए उधर सुपौल, एक भी मार्केट के लिए कोई भी छोटा से छोटा काम होता है उसके लिए बाईपास हो जाता है। बनिया समाज पूरा निराश हुआ है, पूरा बैठा हुआ है, दिल पे हाथ रख के पूछिए उससे, कुछ भी काम नहीं करता है यहाँ पे। आप लोग विकास के नाम पे कुछ नहीं किए नवट्टा में। अगर आप अनुमंडल बना देते यहाँ पे तो कम से कम वहाँ गांव का आदमी यहाँ पे आता और बनिया से लेके A to Z खुश रहता। नवहट्टा को अनुमंडल बनाने की मांग है, मुझे लगता है कि बहुत पुरानी मांग है। तो मुझे लगता है कि हम सुरेंद्र यादव जी से इसका जवाब लें, क्योंकि ये भी पूर्व विधायक यहाँ के रह चुके हैं। अब तक क्या इस दिशा में प्रगति हुई है? जी हाँ, यहाँ जो अनुमंडल बनाने की बात है, जो उस प्रति सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन जो अनुमंडल यहाँ बनेगा वह मात्र एक ही ब्लॉक को सुविधा मिलेगी। दूसरा कोई ब्लॉक यहाँ जो आएगी तो उसके लिए नज़दीक सहरसा होता है, इसीलिए करके यह कठिनाई हो रही है कि इसको अनुमंडल बनाया जाए
तो न 70 कटैया के लोग यहाँ आ सकेंगे और न महिषी के लोग यहाँ आ सकेंगे। इसीलिए मात्र केवल एक ही ब्लॉक के लिए देखिए एक ही ब्लॉक के लिए एक अनुमंडल बनाना यहाँ श्रेयस्कर नहीं होगा। लेकिन फिर भी सरकार इसके प्रति हम लोग भी उससे सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको बहुत जल्द नवहट्टा को अनुमंडल का दर्जा मिल जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी सहूलियत होगी आने जाने में, काम कराने में भी, और आम जन को यहाँ फायदा होगा। इसके लिए हम लोग भी सरकार से आग्रह करते हैं और प्रयासरत हैं, जो कि बहुत जल्द इस चुनाव के बाद हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अनुमंडल बने। चलिए, पूर्व विधायक ने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद उनका प्रयास रहेगा कि यहाँ अनुमंडल एक वृद्धजन हमारे साथ है। पहले वृद्धजन को भी मौका दीजिए, आप बताइए। कोसी में जो है सर्वे हुआ, सर्वे जिस समय हुआ था उस समय में कोसी नदी में जो नक्शा बना हुआ था वह सूखा में पड़ गया और रैयत का जमीन चला गया कोसी में, तो उसको बना दिया बिहार सरकार। आज तक वर्तमान विधायक से भी हम लोग कहे कि हम लोगों का ज़मीन जो बन गया है नदी, उसको आप खाता खुलवाइए, उसको ऑर्डर करवाइए। सब आश्वासन देते रहे। सैकड़ों एकड़ ज़मीन जनता का नदी में है और बिहार सरकार बना हुआ है, उसमें हम लोग अभी घर बना के रहते हैं। अभी हम लोग जो तवाद करते हैं, खेती कर रहे हैं, उस पर आप बिहार सरकार में उसको बना दिए न। हम लोग उस पर कहते नहीं बिहार सरकार हो गया, अब सुधरेगा नहीं सुधरेगा। कोई विधायक आज तक सुना नहीं इस बात को। इस पर बोलिए आप क्या कहना। ये सवाल ये सारे जनता का सवाल है। इनकी बहुत सारी नदियां, जमीनें नदी में विलीन हो गई। जमीन, हमारी जमीन जो है जमीन नदी में चली गई। सर्वे हुआ तो वो जमीन नदी में बिहार सरकार बना दिया। हमको लगता है, अच्छा जनसुराज के पन्ना लाल जी बताइए, जवाब दीजिए। हेलो, जो सर कह रहे हैं ज़मीन के बारे में, मैं इसलिए मैक ले लिया कि चूंकि मैं अमीन रहा हूं तो मैं बता देना चाहता हूं। इस बार भी जो सर्वे हो रहा है, लोगों के मन में एक डर है, या बिहार सरकार से इनकी मांग जायज़ है कि जो कल मेरा ज़मीन था उसमें पानी आ गया, तो उसको देख करके सर्वेयर ने उस पानी की ज़मीन को, जहाँ पर पानी लगा रहता है, बिहार सरकार जब भी सर्वे करवाती है तो उस पानी की ज़मीन को अपने अंडर ले लेती है, उसको बिहार सरकार की ज़मीन कहा जाता है। तो इनका ज़मीन जिस समय पहले पानी था वो ज़मीन अब सूख गई है और वो ज़मीन अब ये जोत कोर रहे हैं और उस पर वो रह रहे हैं घर बनाकर, लेकिन अभी भी उस पर जो आएगा अभी आपका जमाबंदी वो बिहार सरकार है। और ये डर पहले का तो था, चला ही गया। एक डर और बना हुआ है, माननीय विधायक जी जवाब देंगे उससे पहले मैं, कि जो पहले ज़मीन चला गया मेरा, अब नदी की धारा बदलकर दूसरी तरफ चली गई जहां अभी पानी है, तो क्या यह अब जिसका रसीद कट रहा हम लोगों के नाम से कट रहा, क्या वो ज़मीन भी हमारी चली जाएगी? पहले तो चली ही गई और दूसरी भी चली जाएगी। तो ये सवाल है और इसका जवाब माननीय सरकार को देना चाहिए। असल बात, जो कोसी तटबंध के अंदर यह समस्या है, जो ज़मीन हम लोगों का है वह नदी का रूपरेखा हर एक साल बदलते रहती है। और सरकार जब सर्वे का टाइम आता है तो सर्वे में जहाँ पर नदी रहता है उस नदी में जो ज़मीन पड़ता है उसको बिहार सरकार का दर्जा दे दिया जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है कोसी तटबंध के अंदर की। यह वास्तविक में इनकी जो मांग है वह जायज़ है और उसका निदान केवल एक ही है। जैसा स्थिर से सुनिए, उसके लिए जो सरकार सर्वे कराती है कोसी तटबंध के अंदर, वह सर्वे नहीं हो सकता। उसके लिए टेबुल सर्वे, जब तक टेबुल सर्वे तटबंध के अंदर नहीं होगा तो यह कार्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। टेबुल सर्वे का मतलब होता है कि टेबुल पर बैठ करके और जिस प्रकार उसका पुराना नक्शा है उसी के अनुसार उस नक्शा को पुनः बना करके और फिर जिसके पास उस जमीन का कागजात है उसके नाम से खाता खोला जाए। तो इसके लिए सबसे श्रेयस्कर होगा जो कि कोसी तटबंध के अंदर टेबुल सर्वे लागू किया जाए। कहे कि हमारा भी घर पड़ता है तटबंध के अंदर, हम भी गृहस्थ हैं, हम भी इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन
जो इनका मांग है यह 100% ही नहीं, उससे भी अधिक अगर कोई परसेंट होता तो वह बिल्कुल सत्य है। इसलिए करके इस मांग के लिए हम लोग अनवरत लगना चाहिए। मांग ही नहीं, यह जायज मांग है इस पर, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। चाहे जो प्रतिनिधि हैं वह इस बात को जानते नहीं हैं। जब तक टेबल सर्वे नहीं के लिए मांग नहीं होगा, और इस बार भी जो सर्वे चलाया गया और फिर उसको बंद कर दिया गया, तो हम भी सरकार से मांग करेंगे जो कि नहीं, जो तटबंध के अंदर है उसे टेबल सर्वे के रूप में अब हम उसका अगले दर्जा सवाल दिया की ओर जाए। जाते हैं। आदरणीय मेरे सभी नेतागण जी और माननीय बिहार सरकार, आज तक जब से मुझे ज्ञान हुआ है, कम से कम इस एरिया में बहुत कुछ विकास का तो सामान देखने का मिला है। जैसे पुल पुलिया बना है, बिजली की उपलब्धि है, पानी आया हम लोगों के गांव में, सड़क सौरी हुआ, नवहट्टा नगर पंचायत हुआ। अब जहां तक बांध के भीतर की डिबेट और बहस हो रही है, बांध के भीतर में मूल्यांकन किया जाए प्रशासनिक दृष्टिकोण से, और बांध के बाहर भी। बांध के बाहर में पानी जितना है बाढ़, उतना बांध के भीतर में पानी नहीं है। बोरा का बोरा चावल, पन्नी, प्लास्टिक बांध के भीतर जाता है। और नवहट्टा के यहाँ से लेके और वहाँ बाहर तक बीघों सैकड़ों हजारों जमीन और डूबा हुआ है। यहाँ के लोग मरते हैं, इसके लिए आज तक कोई सुविधा नहीं मिला। इनका सवाल सीपेज से है। बांध के बाहर सीपेज की समस्या है। सीपेज की समस्या को लेकर मुझे लगता है कि धनिकलाल मुखिया जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यो इस क्षेत्र से काफी हद तक जुड़े रहे हैं। शुरुआत ही इनका इस क्षेत्र से रहा है। समस्या निश्चित रूप से नवहट्टा महिषी, जो यहाँ हमारे सहरसा जिला में आप चले जाइए, बकौर से शुरू करिए, बरियाही से लेकर के आप वहाँ सलखुआ तक चले जाइए, तो बड़े पैमाने पर जल से प्रभावित है। हम सुनील बाबू और हम सब थे, हम सुनील बाबू सब थे एक समय में, इस समस्या को लेकर के हम लोग गए भी थे, और सरकार के स्तर पर उसका ड्रेनेज उराहे का काम भी किया गया था, और जो सलखुआ में जो सुलिस गेट है उसको खोलने की बात हो गई थी, लेकिन उसको खोला नहीं गया। अब क्यों नहीं खोला गया, तो हम तो कहेंगे माननीय विधायक जी को, घनश्याम चौधरी जी को, और माननीय विधायक प्रतिनिधि भीम बाबू को, कि आपकी सरकार है और सरकार 20 बरस से है, और ये लाखों किसानों की समस्या है, और इस पर अगर आप नहीं करेंगे, कोई व्यक्तिगत नहीं है, आप जवाब तो इसको करना पड़ेगा। और ये जो बोला गया कि जो बांध के भीतर में जितना पानी है, तो वो तो पानी आता और फिर चला जाता, नदी पेट धर लेता। यहाँ तो पानी बना ही रहता है सब दिन। सीपेज का बड़े पैमाने पर समस्या है, और यह जान लीजिए कि ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के एजेंडा में ऊपर में है कि जहां भी सीपेज का समस्या है उसको हम सरकार बनते ही उस समस्या का हम समाधान करेंगे। हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव इसका समाधान करेंगे। सर, हमारे गांव तो नवहट्टा नगर पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत कोनो काम का नहीं है। हम लोग भूमिहीन से आते हैं, लेकिन भूमिहीन नाम कहलाते हैं, लेकिन भूमिहीन का कोई काम नहीं है। सर बोलता है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब भूमिहीन को सबसे पहले सब कुछ दिया जाए, लेकिन हम लोग बैठे ही रहते हैं। आगे जो है जिसके पास जितना पेपर रहता है वही आगे सब लाभ लेता है, हम लोग कुछ नहीं ले पाते हैं। नगर पंचायत में जगह का बहुत दिक्कत है। हम लोग को जल्दी इस बात का निर्णय किया जाए, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, नहीं तो देखिए हम लोग जो रसीद कटाते हैं तो उसमें हम लोग सरकार को मालगुजारी देते हैं। सब लोग जानते हैं किस बात का मालगुजारी भाई, हम खेती करते हैं तो खेती का, हम घर बनाए हैं तो घर का, हमने अगर व्यवसाय के लिए कर लिया तो व्यवसाय का। तो जब हम मालगुजारी हम देते हैं, अब पानी एक प्राकृतिक जिसको संसाधन कहा जाता है जो सरकार की होती है, तो वो पानी मेरे खेत में अगर जमा रहता है, सर का बात था कि पश्चिम में पानी आता है तो उसको बाढ़ पीड़ित की सहायता मिल जाती है, यहाँ सालों साल जमा रहता है तो पानी। सरकार को सोचना चाहिए कि मेरे घर में कोई सामान आकर रख देगा, मैं उसको बिना किराया का रखने दूंगा क्या? आपको कोई अपने घर में कोई सामान बिना किराया का रखने देगा? जहां भी जल समस्या है सरकार को उनका मुआवजा पूरे बिहार में यह चिन्हित करना चाहिए। जहां पर खेती योग्य नहीं हो रही है वहां से मालगुजारी रसीद नहीं लेना चाहिए लोगों से, बल्कि उल्टा उनका पैसा देना चाहिए सरकार को। और दूसरी बात, माता अभी बाहर बोल रही थी कि वो 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था नीतीश कुमार जी ने।
3 डिसमिल हर गरीब आदमी को देने का वादा किया था, वो भी 2023 में। और माननीय विधायक प्रतिनिधि जी बताएं कि कितने लोगों को 3 डिसमिल जमीन मिला और कितने लोगों को दखल दिलानी मिली, कहाँ लोग काबिज हुए और कितने लोगों को। आज भी प्रधानमंत्री ने गया के भाषण में कहा है कि बिहार के लोगों नहीं, देश के लोगों को हमने घर बनाकर दे दिया है। वीडियो सुन लीजिएगा सब, बनाकर दे दिया है। तो कैसे घर नहीं बना इनका, हमारे क्षेत्र के लोगों का? मेरा सवाल है यहाँ के माननीय विधायक प्रतिनिधि महोदय से। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो बेरोजगारी है, उसमें ये समस्या है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। तो पलायन क्यों करते हैं, इसको लेकर के माननीय विधायक प्रतिनिधि, एक दो सवाल और है सर। दूसरा ये कहा गया कि अभी माननीय सुनील सर कह रहे थे कि यहाँ मखाना बोर्ड का गठन हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं, मखाना को लेकर के, मखाना के लोग मखाना की खेती करते हैं, मगर उनके फसल का उचित प्रोसेसिंग जो है वो इस क्षेत्र में उद्योग। पलायन और मखाना का प्रोसेसिंग क्या है, विधायक प्रतिनिधि से पहले इसका जवाब ले लीजिए। देखिए, बेरोजगारी की जो बात किए हैं आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं कि 2005 से पहले हमारी बेरोजगारी दर क्या थी और अभी बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, दूसरी बात ना, पहले हमारे, सुनिए ना, अभी उससे बेहतर है। और दूसरी बात क्या है श्रीमान, हेलो, दूसरी बात क्या है ना कि आप देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में आपको बेरोजगारी, क्या आपको पहले इतने शिक्षक मिलते थे, इतने बिहार, अभी हमारा पुलिसिंग का औसतन क्या है, क्या औसत है वो देख लीजिए आप। और पहले का बेरोजगारी बढ़ रहा है। अब आप जो सोचिएगा कि अब क्या था, पहले हमारे गांव में 10 बच्चे मैट्रिक करते थे, आज के डेट में 100 बच्चे मगर मैट्रिक करते हैं तो 100 बच्चियां भी मैट्रिक करती है। तो हम लोग अब ऐसा है कि आप बेरोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, आप ऐसा नहीं है, आप रोजगार, अभी देखिए स्टैंड अप अगर गिनाने लगेंगे तो फिर आके दीपांकर जी मैक ले लेंगे। इतना योजना है, आप उस योजना का लाभ कैसे लीजिएगा, अपने आप को उसको एबल कैसे कीजिएगा, उस पर आप आइए। रोजगार का कोई कमी नहीं, इतना रोजगार है, करने वाला नहीं है, आप कीजिए, आप लीजिए। रही बात, वो महिला बोल रही थी, दीपांकर जी एक सवाल था कि बासगीत पर्चा के लिए, हाँ, भूमि एक नियम है सरकार का, शायद हम लोगों से जितने सीनियर सब है, कि नगर निगम, नगर पंचायत में बासगीत पर्चा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। वो महिला जहां कि उनको व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, सरकार के द्वारा उनको बसाने के लिए क्लस्टर सिस्टम बनाया गया था कासिमपुर में, और ये लोग वहां जाने से इनकार कर दिए। 137 आदमी वहां एक साथ बना था और वहां देने की बात हुई थी। ये लोग नगर पंचायत छोड़ करके कासिमपुर नहीं जाना चाहती है। जी, मेरा एक सवाल है विधायक प्रतिनिधि भीमनारायण महतो जी से और विपक्ष धनीलाल मुखिया जी से कि नवहट्टा अनुमंडल क्यों नहीं बना। एक मिनट सर, साथ ही साथ पुलिस अनुमंडल क्यों नहीं बना। एक सवाल और देखिए, पीएससी नवहट्टा अब सीएससी में तब्दील हो गया है। पीएससी नवहट्टा सीएससी में सब तब्दील हो गया है। आज तक महिला चिकित्सक का एक भी बहाली नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं भीमनारायण महतो जी से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, विधायक प्रतिनिधि और फिर धनिकलाल मुखिया जी, इस सवाल का इन दोनों से जवाब अपेक्षित है। अनुमंडल का मांग जो है यहाँ से बार बार उठा है, ये सरकार के नज़र में है। हो सकता है कि अगली बार चुनाव के बाद यहाँ अनुमंडल बने, क्योंकि अनुमंडलों की संख्या जैसे बढ़ेगी तो यहाँ भी प्रस्तावित है। दूसरी बात, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के बारे में शायद नवहट्टा, हमको लगता है कि शायद होने ही वाला है, ये अनुमंडल पुलिस कार्यालय के लिए शायद हो गया है अब। हाँ, और महिला चिकित्सक की बात है कि मान लीजिए अभी जो हम लोगों के सहरसा में जो पदस्थापना है, खास करके हमारे यहाँ से भी अगर बनते हैं तो रूरल एरिया में आना नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रयास होता है। शायद हमको लगता है सप्ताह में एक दिन एक महिला चिकित्सक आती हैं, उनका यहाँ रोस्टर लगा हुआ है, सप्ताह में एक दिन। भीम बाबू डाइवर्स मत कीजिए। अभी महिषी के लिए, एक मिनट, महिषी के लिए अनुमंडल पुलिस मुख्यालय के लिए अनुशंसा भेजा गया है और उसमें 70 कटैया और नवहट्टा को टैग करके और वो संचल को जो है सो जोड़ा गया है। हमारा विरोध 70 कटैया नवहट्टा महिषी से नहीं, लेकिन जो यहाँ का हकीकत सवाल है कि अगर यहाँ अनुमंडल बनता है तो 70 कटैया और ये क्या कहते हैं महिषी, दोनों का मिडिल सेंटर होगा। भविष्य में विधानसभा बढ़ने की संभावना है तो नवहट्टा एक मुख्य केंद्र रहेगा। इसलिए नवहट्टा की तरफ जो आपकी सरकार की और आपके माननीय विधायक का ध्यान रहना चाहिए। भीम बाबू, ये कतई नहीं है। और अनुमंडल बनने की बात, पुलिस अनुमंडल के लिए अनुशंसा कर दिया है महिषी को, और उस महिषी के लिए, और उसमें नवहट्टा 70 कटैया को टैग किया है। कैसे नवहट्टा और खासकर 70 कटैया का लोग महिषी अनुमंडल में, उसको तो नजदीक सहरसा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं,
इस पर सरकार को विचार करने और माननीय विधायक जी की ये एक बड़ी विफलता है कि नवहट्टा के लोगों को, सत्तरकटैया के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इस पर आप केयर टेक कीजिए। रही बात, और सब बात भी हो रही है, दीपांकर जी समय देंगे, बताएंगे। डाइवर्स मत कीजिए किसी सवाल को। आपको बता दें कि विधायक जी यही क्या अनुशंसा दिए हैं, अगर आप इससे आगे आइएगा, बाहर मिलिएगा, तो वो अनुशंसा पत्र भी दे देंगे। अनुशंसा पत्र है तो हो कैसे रहा है? नहीं, अब हो कैसे रहा है? आप सरकार में हैं, हो कैसे रहा है? अगर हो कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है? हो कैसे रहा है? अगर हो रहा है तो वो हो कैसे रहा है? अगर हो रहा है तो वो कागज दिखा दीजिए। वो कल बयान आया है अखबार में, हाँ, परसों अखबार में एसपी देखिए चर्चा परसों चर्चा होनी है, परसों चर्चा नहीं हो जाना है हम लोगों को आपस में आई है। अच्छा मुखिया जी, बस 2 ही शब्द में जवाब देंगे। देखिए, यहाँ जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अशोक पासवान जी भी थे, सुनील बाबू हैं, यहाँ हमारे आवाज सिंह प्रमुख थी, और यहाँ से नवहट्टा अनुमंडल बने, उनके ही समय में यहाँ से प्रस्ताव चला गया जिला परिषद में, और उस समय में अशोक पासवान जी हमारे जिला परिषद थे, पारित करवा दिए कि नवहट्टा अनुमंडल बने। लेकिन करिएगा क्या? लालू यादव की तो सरकार नहीं है कि सोनबरसा को अनुमंडल बना दे, यहाँ बना दे, वो तो है नहीं। अब यहाँ इनको बनाना है। नीतीश जी इसमें फंसे हुए हैं कि अगर हम नवहट्टा बना देंगे तो और लोग मांग करने लगेंगे, लेकिन चाहेंगे कि निश्चित रूप से कि महिषी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ ही पुलिस अनुमंडल मुख्यालय होगा तो निश्चित रूप से पुलिस अनुमंडल भी हो यहाँ बन जाएगा। तो प्रयास करिए भीम बाबू, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। महिषी के विकास के लिए और नवहट्टा के उत्थान के लिए आप विधायक जी जैसे बोले कि यहाँ अनुमंडल कैसे बनेगा, सत्तरकटैया नज़दीक हो जाएगा, तो सत्तरकटैया की कुछ पंचायत को इसमें जोड़ देंगे, महिषी के कुछ भाग को इसमें जोड़ के नवहट्टा को तो मिडिल पॉइंट है, तटबंध के भीतर के लोगों को यहाँ हो सकता है। तो ये बेहतर विकल्प सरकार के लिए हम आग्रह करेंगे प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ तो विधायक जी रहते तो उनसे करते, लेकिन आप बिहाफ ऑफ विधायक है भीम बाबू, इतना जरूर करिए कि आप सरकार में है, आप सरकार में है तो उन्हें बाध्य करिए कि नवहट्टा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बड़े पैमाने पर लोग हैं, उनको सहरसा जाने में या सिमरी बख्तियारपुर में भी परेशानी होती है, इसलिए नवहट्टा अनुमंडल प्रस्ताव प्रस्तावित है। जो उसका व्यवहारिक बात चाहिए पंचायत समिति से जिला परिषद पारित होकर के राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब आप विधायक है, आप लग करके इसको करवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आग्रह है पूर्व विधायक से कि वो किस उद्देश्य को लेकर, किस योजना को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनका विजन क्या है 2025 के चुनाव में। मात्र 2 मिनट में अपने अपने शब्द रखें। जनता की जो दिक्कत है उसके निदान के लिए सरकार तत्पर है। सबसे अधिक जो परेशानी थी लोगों को, जो कि जमीन संबंधी, उसके लिए सरकार सबके द्वार अभी जो मनोज बाबू बोले, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो भ्रष्टाचार केवल ब्लॉक में ही देखने को आपको मिलता होगा। उसी के निदान के लिए सरकार आज सरकार आपको अपना विजन बताइए। हाँ, चुनाव का आपको विजन लग रहा है जो कि जमीन स्तर पर नहीं है, उसको देखने का कोशिश कीजिए। और सरकार को भी अगर जब यह खला, सुनिए, जब सरकार को भी यह खला, तब उसी के निदान के लिए कर्मचारी पदाधिकारी को घर घर भेज करके पंचायत, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में कैंप लगा करके उसका निदान किया जा रहा है। और जो 2025 का चुनाव है, उसमें जो लोगों की समस्या थी, उसमें भी जो कि 125 यूनिट बिजली जो था वह फ्री कर दिया गया सभी लोगों को। और दूसरी समस्या था जो कि हमारे वृद्ध माँ बहन थी, उसके पेंशन के भी राशि को 1100 रुपया बढ़ा करके दिया गया। तो सरकार हर एक दृष्टिकोण से, हर एक जो मुद्दा उसके सामने में जो दिक्कत बुझाती है, उसके निदान के लिए तत्पर है। और आगे भी सभी निदान के लिए सरकार सहयोग रहेगी और करेंगे। आग्रह है कि वह राजद का विजन प्रस्तुत करे। 2025 में चुनाव में वो किस विजन से उतर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता का विजन स्पष्ट है और पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि जो अभी डबल इंजन की सरकार, वह कंप्लीट नकलची सरकार हो गया है। हमारे नेता ने कहा
कि अगर हम सरकार में आएंगे 2020 में तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हमें 17 महीना का, हमको मात्र एक मिनट, हम विपक्ष में, हमको थोड़ा समय दीजिए, हमको मात्र 17, तो उस समय नीतीश कुमार जी कहे कि कहाँ से लाओगे रुपया, बाप के घर से लाओगे, चारा वाला पैसा लाओगे। लेकिन जब इन्हीं नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके विधायक को तोड़ने का प्रयास करने लगा तो भाग के आदरणीय लालू जी के शरण में गए, तो हमारी सरकार हमारे साथ मिलकर उनको सरकार बनी। और जो 17 महीना का तेजस्वी यादव जी को काम करने का अवसर मिला, तो इस व्यवस्था पर कि हम, जो मेरा कमिटमेंट है बिहार के जनता से 10 लाख युवाओं को रोजगार, तो हम उस रोजगार के इशू पर आपके साथ जाएंगे। और 17 महीने के सरकार में दीपांकर बाबू, हमने एक साथ पूरे विश्व में, देश में कहीं नहीं हुआ, एक साथ गांधी मैदान में 1.25 लाख युवाओं को हमने शिक्षक का नियुक्ति पत्र देने का काम किया। और 17 महीना में 5.5 लाख रोजगार दे करके 3.5 लाख रोजगार को प्रक्रियाधीन करके सरकार से हमसे अलग चले गए, फिर से भाजपा मिल गए। इस 17 महीना में हम आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को, हम आशा कर्मी को, हम क्या कहते हैं, शिक्षा मित्र को, नहीं, अरे भाई जो है ममता बहन को, अरे जो रसोईया को, उस सब को हमने दुना उसका हम दरमाहा बढ़ाए, दुना वेतनमान कर किए। और आप जान लीजिए, ये हमने क्या 17 महीना अवसर मिला तब, अब हमारा विजन जान लीजिए, हमें अवसर मिलेगा तो आप जान लीजिए कि हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर हम बिहार में हम सरकार बनाएंगे तो माए बहिन मान योजना के तहत हम बिहार के तमाम माता बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया माँ बहन को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम 125 नहीं, हम 200 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। ये हमारा विजन है। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मामला है, तो हमारे जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उस फॉर्म का जो पैसा लगता है वो हम माफ करेंगे और आने जाने का भी हम पैसा देंगे। ये हमारा विजन है। और अवसर हमारे मैसी में मिलेगा, हमारे उम्मीदवार जीतते हैं तो आप जान लीजिए सबसे पहला काम नभट्टा पचगछिया नभट्टा पथ बनेगा, पूर्वी कोसी तटबंध का दोहरीकरण होगा और जो बड़े पैमाने पर जल समस्या की समस्या है, निश्चित रूप से उसके लिए सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। और तटबंध के अंदर जो है अवस्थित 11 पंचायत है, उन्हें बेहतर सड़क की व्यवस्था हम लोग कराने का बहुत बहुत काम धन्यवाद। करेंगे। रणधीर जी से आग्रह है कि सीपीएम अपने की लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर जाएगी। देखिए, दरअसल जब तक मूलभूत संरचना का विकास नहीं होगा, सरजमीनी विकास नहीं होगा, संभव नहीं है। हमारी माँ बहन जो सवाल उठाई थी, बहन जो सवाल उठाई थी बास गीत के सवाल का, उसको लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उन सवालों पर जो ये सरकार नगर पंचायत बना के नगर के लोगों को जो है सो विकास से अवरुद्ध करना और भूमिहीनों को बास गीत की पर्चा देने से जो अवरुद्ध कर रहा है, उस पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि देखिए, सबसे ज्यादा माननीय मुखिया जी मनोज बाबू उठाए भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और पूरा बिहार भ्रष्टाचार में लीन है। इसको जो है सो हम लोगों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कहीं जाइए, आप थाना चले जाइए, आपको भी बुला के आपसे पैसा लेके एफआईआर, अब विपक्षी को भी बुला के थाना से एफआईआर, दोनों को फोन कॉन्टेक्ट दलाल सेठ है और वहां पर जो है सो एफआईआर हो रहा है। जीरो टॉलरेंस कहीं बिहार सरकार में नहीं है। हम लोगों की सरकार महागठबंधन की बनी तो इस पर पूर्ण रूपेण विराम लगेगा। जीरो टॉलरेंस जो सरकार का है ये धोखा है, इसको हम लोग रोकेंगे। तीसरी बात, पलायन के बात को लेके महागठबंधन की सरकार में लेफ्ट भी होगा दीपंकर बाबू, और लेफ्ट अपनी एक विजन से चलता है। हम कह रहे हैं, अब सवाल खड़ा हो रहा था मखाना को, ये कह रहे हैं कि बोर्ड बैठा दिया। मखाना का बोर्ड आज से नहीं है सुनील बाबू, पहले से है। विजन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अगर उद्योग का दर्जा दिया जाएगा तो यहाँ पर धान की खेती हो, मक्का की खेती हो, चाहे मखाना की खेती हो, चाहे मछली की खेती हो, सरकार उत्तरदायित्व होगा और वहाँ पर उद्योग का दर्जा होगा तो ये किसान मजदूर को उसमें रोजगार मिलेगा और रोजगार के साधन से दिल्ली पंजाब उसका बंद होगा।
इसलिए चलिए, बहुत बहुत हमको धन्यवाद। उद्योग का दर्जा, हमारी सरकार बनी तो हम उद्योग का दर्जा देने का काम कृषि को करेंगे, चाहे वो धान के खेती का हो, चाहे मक्का उद्योग आधारित कृषि उद्योग हो, चाहे दूध उत्पादक उद्योग हो, जो यहाँ का मूल चीज है, जिससे यहाँ के जनता का जो है समस्या का समाधान और आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। इन कामों के लिए हम लोग महागठबंधन की सरकार में दबाव देके काम करेंगे। और तीसरी बात, जब तक जिस सरकार में बिहार के अंदर, देश के अंदर उस सरकार का विकास हुआ जहां पर भूमि सुधार कानून 100% लागू हुआ। दीपंकर बाबू, नमूना के तौर पर केरला के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर गरीब को, भूमिहीन को बासगीत का पर्चा, उसको जमीन का सही से वितरण, गरीब को, किसान को, मजदूर को जमीन का मालिकाना हक बना मिला, तो वहां का किसान मजदूर ग्रोथ किया है और उस ग्रोथ के आगे उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। हमारी बहुत सरकार धन्यवाद, महागठबंधन की बहुत बनी, धन्यवाद। तो अब भूमि हम सुधार के लिए भी हम लोग आग्रह पहल करके कराएंगे। करेंगे जनसुराज के पन्नालाल साहू जी से कि वो अपना विजन किस उद्देश्य को लेकर उतरेंगे, वो जी बताएं। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी सरकार सबसे पहले रोजगार को लेकर बहुत चिंतित है। हमारी सरकार की जो 5 मांगे हैं वो मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले पलायन पर वार होगा। जो ये बोरा बांधने का काम किया है दोनों पार्टियों ने 35 सालों में, हम बस्ता बांधने का काम करेंगे और बिहार में एक ऐसी सरकार बनेगी, उसमें एक ऐसा मंत्रालय बनेगा जो स्पेशल बिहार से जो बाहर लोग कमाने के लिए 50 लाख लोग गए हैं, उन्हें चिन्हित करके इसी बिहार में रोजगार दिया जाएगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हम लोग पेंशन 2000 रुपया करने जा रहे हैं। हमारे साथी कह रहे थे कि, सुनिए, हमारे साथी कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन करेंगे। आप सरकार में आए तो 400 रुपया का पेंशन 600 नहीं किए। जनता समझ गई कि ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। और हमारी सरकार जब आएगी तो वो 2000 होगा, इसकी गारंटी कार्ड लोगों को मिल रही है। तीसरी बात है कि हम लोग आज जितनी भी महिलाएं हैं सबको रोजगार के लिए 5 लाख रुपया लोन मिलेगा। जो 5 लाख रुपया आप किसी महाजन से लेंगे तो आपको 2% ब्याज लगेगा, तो 20,000 रुपया हर महीना लगेगा। लेकिन अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 20,000 रुपया में आपको साल भर का ब्याज मात्र 4% लगेगा, 4%। चौथा, बहुत धन्यवाद। 5 मुद्दे हैं सर। चौथा मुद्दा है, जो कितने लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, नगदी फसल में हमारा मखाना भी आता है और उसके लिए सबसे ज्यादा लेबरों की जरूरत होती है और उन लेबर के लिए 2500 रुपया महीना में मिलेगा, जिससे आप जो काम करवा लीजिए। बस ये कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विधायक प्रतिनिधि भीम नारायण महतो से आग्रह करेंगे कि वह अपना विजन बताएं कि किस उद्देश्य और किस लक्ष्य को लेकर वह चुनाव में उतर रहे हैं। एनडीए गठबंधन का स्पष्ट ये है कि हम लोग इस मंत्र के साथ जाएंगे, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। इसके साथ जाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण या समाज सुधार योजना सब चल रही है वो सारा कंटिन्यू होगा। रही बात ये लोक लुभावन का, तो वो तो मान लीजिए जो ये सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री करते जा रहे हैं, बोले पलायन कैसे रुके, तो हमको लगता है बिहार सरकार भी बहुत सारा जगह पे उद्योग के लिए भूमि को खोज रहे हैं। हमको लगता है कि आपके आने से पहले उद्योग धंधा स्थापित होगा और पलायन पे अगले बार से आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले मैं यहाँ की जनता से रूबरू होना चाहता हूँ। मैंने 2 मिनट, मैंने पिछले समस्या आप तभी बता पाएंगे या जब आप तभी सुन पाएंगे जब आपके क्षेत्र की जनता आपको मतदान करेगी। मैंने पिछले चुनाव में देखा है आपका मतदान प्रतिशत कितना है, जो बेहद कम है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, चुनाव के दिन वोट करने नहीं जाते, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते, तो आपको सवाल पूछने का हक तो मुझे नहीं लगता है। इतना कम परसेंटेज आपके महिषी विधानसभा का था, 62%। नहीं, ठीक है, आपकी बात भी जायज है। ये समस्या यहाँ की है, पलायन, सीपेज, विस्थापन, अतिक्रमण, ये समस्या यहाँ की है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ चर्चा उन्हीं स्थानीय मुद्दों की होनी है, लेकिन हमेशा मेरा जो अनुभव भी रहा या जो इलेक्शन एक्सप्रेस हमारा चलता आ रहा है, मुद्दे स्थानीय नहीं होकर
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चले जाते हैं, इसीलिए समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का ये विंग या चौपाल का यह कार्यक्रम आपसे, आप जनता से यह अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन घर छोड़ें, 2 घंटे का समय लगाएं और मतदान अवश्य करें। मतदान करेंगे तभी आप सही प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। 100 में अगर 50 आदमी आप मतदान देंगे तो कैसे होगा, ये संभव नहीं है। और इसी उद्देश्य के तहत आपका 1 मिनट का समय हम लेंगे। आप लोग अपने अपने स्थानों पर प्लीज़ एक बार खड़े हो जाएं, अपने दाहिने हाथ को आगे करके हम लोगों के साथ मतदान करने की शपथ लें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।